मैं प्रवीण सिंह स्वागत करता हूं हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल मिशन विद आकाश में। तो आज हम लेके आए हिंदी में अपना पुराना टॉपिक स्वरों का वर्गीकरण के बाद व्यंजनों का वर्गीकरण। तो जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है, नसीब बदलता है और अपनी किस्मत बदलता है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों के वर्गीकरण में पहला टाइप है हमारा उच्चारण के आधार पर। उच्चारण से तात्पर्य है अर्थात इन व्यंजनों का उच्चारण हमारे मुख के किस स्थान से होता है, किस अंग के द्वारा होता है, उसी उच्चारण स्थानों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो मुख्यतः इनके आधार पर उच्चारण के आधार पर ये 7 प्रकार से होते हैं। अब इनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला हमारा होता है कंठ के आधार पर, दूसरा होता है तालु, तीसरा होता है मूर्धा, चौथा होता है दंत, पांचवा होता है ओष्ठ और उसके बाद आता है दंतोष्ठ और नासिका। तो सबसे पहले व्यंजन हम बता चुके थे आपको कि व्यंजन जो है 33 होते हैं और फिर 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, 2 द्वित्व और उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। तो चलिए इसको याद करने के लिए इसकी ट्रिक है। देखिए सबसे पहले इसकी ट्रिक आपको याद करनी है लाइन से याद करने के लिए। का से कमला, ता से ताई, मा से मुंह, दा से दिखाओ, ओ से ओ। तो ये हमारा होता है कमला, ताई, मुंह और यहां पर दिखाओ एक साथ है। दिखाओ आप इसमें मानेंगे और इसमें मानेंगे। अगर आप इतना याद कर लेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए कंठ में पहले क्या आता है, जो का वर्ग होता है हमारा उसका का, खा, गा, घा। कंठ का मतलब समझते हैं लगभग, कंठ हमारा ये पोर्शन जो होता है गला, इसे हम कंठ कहते हैं। तो जो कंठ से उच्चारण होता है उनका होता है का, खा, गा, घा। और एक और हमारा अंतस्थ व्यंजन का ऊष्म व्यंजन का हा होता है। इसका उच्चारण भी हमारे कहां से होता है, कंठ से होता है। उसके बाद बात आती है तालु। तालु के अंदर कौन कौन सा आता है, देखिए चा, छा, जा, झा। तालु जब हमारी जो जिह्वा होती है वो ऊपर वाले पोर्शन को पीछे की ओर टच करती है उसे तालु बोलते हैं। आप देखिए बोलेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि जीभ आपकी कहां छू रही है। और उसके साथ तालु के अंतर्गत आते हैं या और शा। इनको मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है। अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इन्हें याद कैसे करेंगे आप, पहले आप इतना याद करेंगे फिर इसको बताते हैं इससे कैसे जोड़ा जाएगा। या और शा भी लेकिन हमारे तालु के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है हमारा मूर्धा। मूर्धा के अंदर आता है टा, ठा, डा, ढा और रा और शा। मूर्धा कहां होती है, जब हमारी जीवा एकदम दांत के मसूड़ों के पास वाले एरिया को छूती है। मूर्धा तालु के थोड़ा आगे होता है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, मूर्धा। तो मूर्धा उच्चारण स्थान से टा, ठा, डा, ढा होता है। दंत जो दांत के सहारे बोले जाते हैं ता, था, दा, धा। देखिए दांतों के सहारे बोले जा रहे हैं। और ला और सा भी दंत कैटेगरी के अंतर्गत आता है, इनका उच्चारण स्थान भी दंत होता है। अब बारी आती है ओष्ठ। ओष्ठ यानी ओठों का प्रयोग करके। अब आप देखेंगे बिना ओठों को जोड़े आप पा, फा, बा, भा नहीं बोल सकते हैं। ऐसे अक्षर जिन्हें हम मुंह ओठ जोड़कर ओठों के प्रयोग से बोलते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, ओष्ठ से उच्चारण स्थान होते हैं दंतोष्ठ। दंतोष्ठ के अंतर्गत वा आता है। ये एक लौता ऐसा व्यंजन है जो कि दंतोष्ठ यानी दांतों और ओष्ठ के प्रयोग के संयोग से बोला जाता है। लास्ट में आता है नासिका। ये देखिए पहली चीज तो ये जो का वर्ग होता है, का वर्ग का मतलब आता है का, खा, गा, घा, अड़ा। चा वर्ग के अंतर्गत आता है चा, छा, जा, झा, ञा। टा वर्ग के अंतर्गत आता है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। और उसी के बाद ता वर्ग में आता है ता, था, दा, था, ना। और पा वर्ग में आता है पा, फा, बा, भा, मा। तो ये जो सारे अंतिम अक्षर होते हैं यानी इसका अड़ा, इसका इया, इसका अड़ा, इसका ना और इसका मा, ये सारे हमारे इनका उच्चारण स्थान यहां इनके साथ ना होकर नासिका से होता है। अड़ा, न्या, नांग, मांग। आप देखेंगे नाक का हम हल्का सा क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे हिमेश रेशमिया नाक से गाना गाता है उसी तरीके ये भी उच्चारण स्थान इनका नासिका से होता है। कभी कभी क्वेश्चन में अगर आते हैं ये वर्ण और अगर नासिका नहीं दी है
तब आप इनको इनके वर्ग के साथ ही जोड़ देंगे। तो मुझे नहीं लगता व्यंजन में और उसके उच्चारण स्थान में आपको जो है दिक्कत होगी। अब देखिए इनको समझने के लिए जो या र लावा होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो इसके हमें याद करने के लिए इसका उच्चारण स्थान ट्रिक के लिए हमने कमला ताई मुंह दिखाओ तो याद किया, हमने कमला ताई मुंह दिखाओ तो याद किया, बट जब इनकी बात आएगी तो हमें ऊपर से एक छोड़ देता है, नीचे से एक छोड़ देना है, यानी ताई मुंह दिख। बस तामूद याद करना है और उसके आगे क्रम से यारा ला लिख देना है, और इसी तरह उसमें यह संघर्षी व्यंजन शा सा सा लिख देना है, बचेगा हा को ऊपर लिख देना है। ये आपकी ट्रिक है याद करने की कि पहले तो लाइन से लिखना है, लेकिन जब उधर के उसमें या संघर्षी या अंतस्थ व्यंजन की बात आएगी तो ऊपर से एक छोड़ देना है, नीचे से एक छोड़ देना है, और बीच में लाइन से यारा ला और शा सा सा लिख देना है, और हा को ऊपर लिखना है और वाह को जस्ट नीचे लिखना है। तो ये उच्चारण के आधार पर हमारा व्यंजन का वर्गीकरण समाप्त होता है। अब देखते हैं प्रयत्न के आधार पर हम। चलिए अब तो सेकंड कैटेगरी है हमारी प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार के अंतर्गत भी अब इन्हें जो है दो तरह से बांटा गया है, एक अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, दूसरा बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो हम पहले अभ्यंतर प्रयत्न से पढ़ना चालू करेंगे, उसके बाद बाह्य प्रयत्न पर आएंगे। तो अब करते हैं इन्हें जो है अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। ये कितने प्रकार के हैं उनको पहले जानते हैं बारी बारी। इसके अंतर्गत भी क्योंकि कई प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है हमारा स्पर्शी यानी स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत हमारा क्या आता है, का से लेके पा वर्ग पूरा आता है। ध्यान से देंगे इसमें जब वर्ग में बोलूंगा पूरा तो का खा गा घा ड़ा चा छा जा झा इया, जो पंचमाक्षर था ड़ा था, या जो नासिका से उच्चारण किए जा रहे थे ड़ा था मा था ना था, वो भी इसके अंतर्गत क्या होगा, काउंट किया जाएगा। सेकेंड टाइप है हमारा संघर्षी। संघर्षी के अंतर्गत क्या आता है देखिए, शा सा सा, और इन्हें संघर्षी या ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं दोनों। उसके अंतर्गत हा भी आता है, वो अभी आगे देखिए दिया है, उसको भी बताएंगे। इसे अलग बताया है क्योंकि इसके अंतर्गत हा को काउंट नहीं किया जाता है, ध्यान देंगे आप। फिर एक आता है स्पर्श संघर्षी, यानी ये ऐसे व्यंजन है जिनका प्रयत्न लगभग संघर्षी व्यंजनों जैसा ही होता है, लेकिन स्पर्श संघर्षी होते हैं, अर्थात स्पर्श का भी टच होता है उसमें और संघर्षी का भी, दोनों प्रकार के प्रयत्न का इसमें प्रयोग होता है। तो स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत क्या आता है, चा छा जा झा, ये जो व्यंजन होते हैं ये हमारे स्पर्श संघर्षी आते हैं। आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, इन सभी व्यंजन के नीचे ये हलंत लगा है। आप सोच रहे होंगे ये हलंत क्यों लगा है। हलंत का मतलब ये होता है कि इसमें किसी की भी मात्रा नहीं है, अर्थात ना तो इसमें आ की मात्रा है ना ही कोई और स्वर की मात्रा है। व्यंजन ये बिना मात्रा के लिखे गए हैं, इसलिए इसमें क्या हलंत लगाई गई है। अब चौथा कैटेगरी आता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमेशा याद कर लीजिए या वा रा ला। जब मैंने आपको वर्णमाला में पूरा वर्गीकरण बताया था तब भी बताया था स्वर हमारे 11 होते हैं, व्यंजन हमारे 33 होते हैं। 33 कैसे होते हैं, 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 4 हमारे कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं यावा राला, और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं जो कि 5वीं कैटेगरी का नाम है शा सा सा हा। तो अब ये आप नहीं भूलेंगे। अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके, जो कि एग्जाम में हमेशा एक वर्ड में पूछ लेता है, और इसके अंतर्गत अब आगे चलते हैं। तो अर्ध स्वर हमारा, अर्थात जो अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं वो हमारे क्या हैं, या है और वाह है, और इसको 7वें को आप स्टार 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 करके कई बार लगा लीजिए, क्योंकि पिछले बार कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। SSC के भी एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट में भी पूछा गया है, और हो सकता है यूपी PCL में भी इस बार पूछ लिया जाए कि प्रकंपी या लुंठित वर्ण कौन सा है। तो प्रकंपित या लुंठित वर्ण क्या है हमारा, रा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा गया है, इसलिए और तो कुछ याद रखे ना रखे इसको जरूर नहीं भूलेंगे। अब आ रही आती है पूर्ण अर्धस्वर की। अर्धस्वर तो 2 होते हैं या और वाह, लेकिन पूर्ण अर्धस्वर यानी जो पूरी तरह से अर्धस्वर के अंतर्गत आता है वो हमारा क्या होता है, या होता है। अब आगे चलते हैं।
आगे हमारे पास है 9वीं कैटेगरी पार्श्विक। पार्श्विक अर्थात जो पीछे पार्श्व क्षेत्र से प्रयत्न किया जाए, जिसका उच्चारण में वो हमारा क्या है, ला है। अगला है वर्ष। वर्ष के अंतर्गत क्या आता है, सा रा ला ना, ये हमारे वर्ष कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अब अगला आता है काकल्य। काकल्य का एक तरह से आधार मतलब कंठ से होता है काकल्य। तो जो हा होता है और जो अयोग वाहक हमारा अहा होता है, उसका उच्चारण स्थान किसका होता है, उसका प्रयत्न हमारा काकल्य प्रकार का होता है। एक होता है हमारा अगला आता है उच्छिप्त और द्विगुण। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें भी ट्रिपल स्टार आप लगाइए, बहुत ज्यादा पूछा गया है, कई बार बहुविकल्पी प्रश्नों में और ऑब्जेक्टिव में वन लाइनर में पूछ लेता है कि उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं। वो होते हैं हमारे ढे और ड़े। और क्यों उच्छिप्त, इनका नाम क्यों है, इनका उच्छिप्त नाम है उत्क्षिप्त, यानी तेजी से निकलना, झटके से निकलना। जिसका प्रयत्न तेजी से या झटके से होता है वो हमारा ढी और ड़ी आता है। अगला आता है 13 संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण यानी जो दो वर्णों को योग से मिलके बने, जैसे कि 4 संयुक्त अक्षर होते हैं छात्र ज्ञा, उसी तरह जैसे त्रा है, और 2 अलग अलग जैसे अगर वर्णों का भी योग है तो वो भी संयुक्त वर्ण, जैसे आधा का ता, जैसे सत्यवान हो गया, रिक्त हो गया, इस तरह जहां भी वर्ण आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं। अगला आता है द्वित्व वर्ण। द्वित्व वर्ण की खासियत क्या है, द्वित्व यानी इसके जो दोनों वर्ण होते हैं वो समान होते हैं, दोनों वर्ण। जैसे आधा जा ले लिया 2 बार, अब इसका आप शब्दों में प्रयोग समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे कि उज्ज्वल, देखिए आधा अक्षर और ये पूरा अक्षर एक साथ साथ आए हैं, लेकिन दोनों वर्ण क्या है, समान है। सेम उसी तरह एक एग्जांपल और मैंने दिया है, मिट्टी यानी आधा टा और पूरा टा। और जो है 15 अयोगवाह अंतिम। अयोगवाह का अर्थ क्या होता है, अयोगवाह का अर्थ होता है नहीं जुड़ा और साथ साथ चलना। जैसे कि जो रेल की पटरी होती है वो नहीं जुड़ी होती है, साथ साथ चलती है, ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं, अयोगवाह करते हैं। और इसकी ये जो संज्ञा है या जो ये कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया है, ये कामता प्रसाद गुरु जी ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है। तो अयोगवाह के अंतर्गत हमारा क्या आता है, अंगा और आहा आता है। तो ये हमारा प्रयत्न के आधार पर पहला पार्ट, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण समाप्त हुआ। अब हम लास्ट बढ़ते हैं। अब अभ्यंतर प्रयत्न हमने पढ़ लिया, अब चलते हैं हम बाह्य प्रयत्न की ओर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर। चलिए, तो अब ये प्रयत्न के आधार पर हमने अभ्यंतर प्रयत्न पढ़ लिया, अब आते हैं हम बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अब इसके अंतर्गत देखिए बाह्य प्रयत्न को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है औरस्य और दूसरी कैटेगरी है स्वरतंत्री। अब औरस्य को भी 2 कैटेगरी के अंतर्गत बांटा गया है, अल्प प्राण महाप्राण, और स्वरतंत्री को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, घोष सघोष या नाद और अथवा घोष या श्वास। यह जो औरस्य होता है या अल्प प्राण या महाप्राण होता है, इसमें जो हम अंदर से जो प्राण वायु का प्रयोग होता है, किसी में प्राण वायु ज्यादा निकलती है, किसी में प्राण वायु कम निकलती है, उसी आधार पर इस औरस का वर्गीकरण किया गया है अल्प प्राण और महाप्राण पे। तो पहले हम देखते हैं अल्प प्राण। अब अल्प प्राण पे लिखा है 1 3 5 वर्ण। अब 1 3 5 वर्ण का मतलब क्या होता है कि जो का से लेके पा वर्ग तक हमारा होता है, पूरा एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, जैसे का खा गा घा ड़ा। तो का हमारा पहला वर्ण है, खा हमारा दूसरा वर्ण है, गा हमारा तीसरा वर्ण है, घा हमारा चौथा वर्ण है, अड़ा हमारा 5वां वर्ण है। इसी तरह सभी वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर और क्या चौथा अक्षर और 5वां अक्षर, इस तरह हमने इसको कॉलम में बना लिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अल्प प्राण के अंतर्गत हमारा पहला, तीसरा, 5वां वर्ण आता है, यानी का गा ड़ा, चा जा या, टा डा ड़ा, ता धा ना, पा बा मा। तो 1 3 5 जो वर्ण होते हैं वो हमारे अल्प प्राण होते हैं, और सारे स्वर जो समस्त स्वर होते हैं वो भी हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। ये अलग से टॉपिक मुझे पढ़ाना पड़ता है, इसलिए मैंने व्यंजन के अंतर्गत स्वर का बस 2 जगह आपको नोट करना है कि स्वर अल्प प्राण महाप्राण में क्या होते हैं। तो स्वर छोटे होते हैं तो अल्प प्राण होते हैं, और स्वर हमारे किसमें, सघोष घोष में, सघोष के अंतर्गत आते हैं, घोष के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अलावा देखिए इसमें अंतस्थ वर्ण भी लिखा है। अंतस्थ वर्ण हमने आपको बताया था, जो या वा रा ला होता है,
ये हमारे अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो अल्प प्राण के अंतर्गत सभी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण सारे स्वर और अंतस्थ वर्ण होते हैं। अब आते हैं महाप्राण पर। महाप्राण में मतलब प्राण वायु का हमारा प्रयोग क्या होता है, ज्यादा होता है। इसमें हमारा सभी वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण आता है, यानी ये वाले दूसरे वर्ण आएंगे और ये वाले चौथे वर्ण आएंगे सारे। इसके अलावा ऊष्म वर्ण आएंगे। ऊष्म वर्ण क्या होते हैं हमारे, ऊष्म वर्ण सा, सा, साहा, और इन्हें ऊष्म वर्ण क्या कहते हैं, जब आप इन्हें देखेंगे तो हल्का सा गर्मी या हवा निकलती है, आप बोल के भी ट्राई करेंगे शा शा शाहा, तो देखेंगे आपके गादी पर हवा आएगी, हवा पड़ेगी। अब आते हैं स्वर तंत्री में। घोष या घोष पे, इनमें क्या होती है, जो हमारी स्वर तंत्रियां होती हैं वो झंकृत होती हैं, यानी नाद एक घोष उसमें जो है उत्पन्न होता है, उसी आधार पर इन्हें बांटा गया है। तो घोष, सघोष या नाद की जो कैटेगरी होती है, इसमें हमारा घोष क्या होता है, उत्पन्न होता है, और जो घोष या श्वास होता है उसमें हमारा घोष क्या उत्पन्न नहीं होता है। अब घोष के अंतर्गत देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है, यानी गा, जा, जा, डा, घा, झा, ड़ा, धा, भा, ड़ा, या, ड़ा, ना, मा। तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जितने हैं वो सारे हमारे घोष के अंतर्गत आते हैं। जो अंतस्थ वर्ण है या वा, राला, वो भी आते हैं। और जो हा होता है, देखेंगे ऊष्म वर्ण का जो हा होता है वो घोष के अंतर्गत आता है, और जो सारे स्वर होते हैं वो भी घोष के अंतर्गत आते हैं। अब लास्ट बचता है हमारा घोष या श्वास। तो सभी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण का, चा, टा, ता, पा, खा, छा, ठा, था, फा, पहले और दूसरे जो वर्ण है सभी वर्गों के वो हमारे किसमें आते हैं, घोष में आते हैं। और जो संघर्षी वर्ण है सा, सा, नॉट फोर, सिर्फ 3, इसमें हा को नहीं लेते हैं हम, ये चीज नहीं भूलेंगे, बस इतना चेंज है क्योंकि हा हमारा सघोष के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण हो गया। इस तरह मैंने आपको सभी वर्णमाला पहले पढ़ा दी, स्वरों का सभी आधार पर वर्गीकरण करा दिया, व्यंजन का सभी आधार पर वर्गीकरण करा दिया, और आपका पूरा स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हिंदी की नई क्लास लेके आएंगे। तो ये यूपी पीसीएल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बट कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बाकी आता है, कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन यूपी टेट हो गया या और सारे एग्जाम हो गए कंपटीशन लेवल के, उसमें इसका वेटेज मार्किंग ज्यादा है। यूपी पीसीएल में कभी कदार एक आध क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पूछता जरूर है, और बाकी एग्जामों में तो इससे कभी कभी 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर छूना है आकाश तो सब्सक्राइब करिए मिशन विथ आकाश, और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी हो या कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, इससे हमें आपका बराबर फीडबैक मिलता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स स्टूडेंट्स।